जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर के आ चुका हूँ पॉलिटी से, जो हमारे बीपीएससी टीआरई 3 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो जो है हमारा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में है। तो आज आप इस वीडियो को देखें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें तथा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। तो दोस्तों, आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें तथा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसद के बारे में या फिर भारतीय संविधान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग भारतीय राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने इस वीडियो में। आज का देखिए टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में जो है हम लोग देख सकते हैं हमारा भाग संख्या 5 में दिया हुआ है संघ के बारे में, और राष्ट्रपति के बारे में जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक वर्णन किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से 61 तक हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ये तो सब कोई जानते हैं कि राष्ट्रपति को जो है भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। फिर आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रधान माना जाता है। फिर अगला जो है राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख तो होते हैं, लेकिन केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। फिर देख सकते हैं यहाँ पे जब ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो भारत के प्रधानमंत्री को कहा जाता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख कहलाता है। फिर आगे हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में वर्णन किया है कि हमारे संविधान में भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। इसके बारे में अनुच्छेद 52 में पूरी तरह से वर्णन किया गया। फिर अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति इनको दी गई है। राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ये टॉपिक समझते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं औपचारिक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। तो कौन करता है निर्वाचन, कौन करता है राष्ट्रपति का। तो चुनाव आयोग करता है और निर्वाचन मंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है चुनाव आयोग करता है और निर्वाचन मंडल करता है, ठीक है ना। संसद यानी कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा और विधानमंडल में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर आगे हम लोग देख सकते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति होती है वो कैसी होती है, एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है वो एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होता है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। ये एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि
राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 56 में किया जाता है। फिर आगे हम लोग एक तथ्य देख सकते हैं, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, फिर आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 57 के बारे में। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में पात्रता के लिए चर्चा किया गया है। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, तो यह निश्चित नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो होते हैं कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं या फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एकमात्र राष्ट्रपति जो दोबारा राष्ट्रपति बने हैं वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे मात्र राष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर बने रहे। अब हम अनुच्छेद 57 के बाद अनुच्छेद 58 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बतलाया गया है। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बतलाया गया है कि यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर पे भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति पद पे बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु भी पूर्ण कर लेनी चाहिए। तीसरा जो है योग्यता क्या जो है वो है लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। तथा चौथा जो है वो है लाभ के पद पर न हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर वो नहीं हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें से 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। यानी कि 50 जो होते हैं राष्ट्रपति के पक्ष में होते हैं और 50 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के विपक्ष में होते हैं। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 59 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 59 में क्या चीज़ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों के बारे में अनुच्छेद 59 में वर्णन किया गया है। तो क्या क्या शर्तें होती है? तो पहला शर्त आप लोग देख सकते हैं, रुपये 15,000 जमानत राशि देनी पड़ी। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करनी पड़ती है। अगला जो है वो क्या है कि पागल ना हो, किसी भी प्रकार से पागल नहीं हो तथा दिवालिया भी नहीं हो, तो ही जा कर के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा जा सकता है या फिर राष्ट्रपति बना जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 60 के बारे में। अनुच्छेद 60 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति जब कोई भी राष्ट्रपति बन जाता है तो उनको शपथ दिलाई जाती है। जो शपथ के बारे में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में देखने को मिल जाता है। तो शपथ से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति के शपथ दिला सकते हैं। अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं हो तो उनकी उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति की शपथ दिला सकते हैं। यानी कि सबसे पहले ज़रूरी है कि शपथ जो है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं। अगर किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित रहते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को उनका शपथ दिलाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 61 के बारे में। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है? देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, नहीं राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग के बारे में चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है इसके बारे में हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र से के प्रभाव में आ जाए, यानी कि जब कोई राष्ट्रपति हो और वो विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं या फिर संविधान का अतिक्रमण करने लगते हैं, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया में
क्या है कि संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था राष्ट्र जो है संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग संसद के कोई भी सदन, यानी कि लोकसभा भी लगा सकता है और राज्यसभा भी लगा सकता है। फिर आगे देख सकते हैं कि महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित देना पड़ता है, लिखित सूचना देनी पड़ेगी, यानी कि लिखित सूचना देने के बाद ही हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, जिस पर संसद के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। इन संसद में जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों के 1/4 जो सदस्य होते हैं उनके हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देनी होगी। फिर आगे देखिए, संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, इसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि जिस सदन के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है महाभियोग लगाने की, तो उसके 2/3 सदस्य होने चाहिए तथा दूसरा जो सदन होता है उसका भी बहुमत 2/3 होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार दिया गया है और कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं किन किन लोगों की नियुक्ति कर सकता है, इसके संबंधित कुछ अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इसमें से पहला अधिकार क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो होते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। फिर आगे देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति ही जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। फिर आगे देख सकते हैं चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक की नियुक्ति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति करते हैं तथा अंत जो है पांचवा, राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर आगे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे विधायी शक्तियाँ, कानूनी शक्तियाँ। राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियाँ या कानूनी शक्तियाँ प्रदान की गई है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता। यानी कि कोई विधेयक अगर कानून बनाना है तो सबसे पहले उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वह मान्य होता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। राष्ट्रपति जो होते हैं दोनों सदनों को एक साथ अधिवेशन बुला सकते हैं। यानी कि दोनों सदन कौन कौन है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक अधिवेशन राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार होता है। फिर आगे देखिए, लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने के संबंधित अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। फिर आगे देखिए चौथे नंबर पे हम देख सकते हैं संसद में निम्न विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। यानी कि संसद में निम्न विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि धन विधेयक या फिर नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक या फिर संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, इन विधेयकों को पारित करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, राष्ट्रपति की सहमति की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि संसद जो होता है वो किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो किसके सहमति से कर सकता है, ये तो राष्ट्रपति की सहमति से कर सकता है। आगे देखिए, संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति के पास जो होते हैं संसद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो विज्ञान कला या समाज के क्षेत्र में जो होते हैं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन ये पहले जो होता था राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता था जो 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को मनोनीत करते थे लोकसभा में, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है,
तो संविधान संशोधन 104 के तहत जो है इनको समाप्त कर दिया गया है। आगे हम चर्चा करते हैं राजनैतिक शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी राजनैतिक शक्तियाँ होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या कहता है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। अगर दूसरे देशों से समझौता करना है या उनसे संधि करनी है तो राष्ट्रपति के नाम के साथ ही इसको संपन्न किया जाता है। फिर आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। यानी कि किसी भी विदेश में या किसी देश में भारत से राजदूतों को भेजना होता है तो उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति को जो है तीनों सैन्य शक्तियाँ प्रदान होती है, यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों के ये प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो सैन्य शक्तियाँ होती है वो क्या क्या होती है। तो यहाँ पे पहला देखिए, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अगर किसी देश से युद्ध प्रारंभ करना है या फिर युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करना है तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ये संभव नहीं है। आगे देखिए, आगे सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है। इन सैन्य बल जो होते हैं उसकी जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में होती है, यानी कि तीनों सैन्य शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में होती है। फिर यहाँ देखिए, राष्ट्रपति रक्षा मंत्री, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के अधीन रक्षा मंत्री होते हैं और राष्ट्रपति के अधीन ही जो होता है तीनों सेना जो होती है वो कौन कौन सी है? थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तीनों सेनाओं का जो होता है चीफ कमांडेंट जो होते हैं वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। और आगे हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्षमादान की शक्ति। यानी राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है जो किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है या फिर उसके दंड को बदल सकता है या फिर कम कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 72 के तहत। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति की जो विशेष शक्तियाँ होती है इसके बारे में, ठीक ना। तो पहला जो है, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाता है, उसको महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं लेकिन उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर आगे देखिए कि राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है, ठीक। आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी प्रदान है। वो कौन कौन सी है? तो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों के बारे में चर्चा किया गया। फिर देखिए राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है आपातकालीन शक्तियाँ है जो आपातकाल स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, जिसकी वर्णन 356 अनुच्छेद में किया गया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है इसके बारे में, और राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो पहला चीज़ क्या है? पहला देख सकते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये तो सबको जानते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बारे में हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पिछले समय चर्चा किया था कि एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगले तथ्य पे आते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और फिर आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, यानी निर्विरोध, बिना उनके विरुद्ध में कोई अन्य राष्ट्रपति खड़े नहीं थे, तो निर्विरोध जीतने वाले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। फिर आगे देख सकते हैं कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के थे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक हम लोग देख सकते हैं, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, यानी कि राष्ट्रपति बनने समय ही उनकी मृत्यु हुई, यानी कि कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हुई। तो वो 2 राष्ट्रपति थे, वो कौन थे? पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत आवश्यक है।
आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुकेंगे दोस्तों। आखिरी बार मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।